हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अक्सर एजुकेशन ग्रुप पर। हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट एवं अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद कम समय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने का कार्य करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों अब अपन बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। अब आयनिक त्रिज्या भी दो प्रकार की होती है। एक तो अपन बात करते हैं धनायनिक त्रिज्या होती है और दूसरी आपके पास में ऋणायनिक त्रिज्या होती है। तो धनायनिक परमाणविक त्रिज्या की बात करें तो अपन बोलते हैं धनायन परमाणु में, जैसे कोई धनायन परमाणु, जैसे ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये किस में चला जाएगा आपके पास में Na+ में। तो ये सोडियम धनायन परमाणु है। इस धनायन परमाणु में नाभिक से लेकर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन कौन सी त्रिज्या बोल देंगे? धनायन परमाणु की त्रिज्या। एक बात ये याद रखनी है कि धनायन परमाणु की त्रिज्या हमेशा मूल परमाणु या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है? छोटी। अगर मैं सोडियम परमाणु की त्रिज्या और Na+ आयन की त्रिज्या की बात करूं तो मैं यूं कहूंगा कि Na+ जो मूल परमाणु है, उदासीन परमाणु, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी और ये धनायन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। अब ये क्यों छोटी होती है, इसके पीछे दो कारण है। कारण से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, धनायन परमाणु की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है, क्यों? तो देखो रीजन दो है इसके। एक रीजन तो अपन यूं दे सकते हैं, देखो सोडियम उदासीन परमाणु है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपके पास में? 11। तो उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी आपके पास में? 11 होगी। यहां पे अगर अपन बात करें प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई आपके पास में? 10 बच गई। तो यहां पे उदासीन परमाणु में देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं, यहां पे 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं? केवल 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब धनायन परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या आपके पास में? ये जो धनायन परमाणु में इसमें नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या है? ज्यादा है। तो सिंपल सा अपन रीजन यू बोल सकते हैं कि धनायन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। देखो प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन संख्या केवल कितनी है? 10। अतः धनायन परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल का मान मूल परमाणु यानी उदासीन परमाणु से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए धनायन परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, किससे? उदासीन परमाणु से। दूसरा रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, धनायन परमाणु बनने पर सामान्यतः बाह्यतम कोष क्या होता है? ये बाह्यतम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये बाह्यतम। बाह्यतम कोष क्या हो जाता है? बाह्यतम कोष, आउटर सेल जिसकी अपन बात करते हैं, ये आपके पास में आउटर सेल है। ये आउटर सेल आपके पास में क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। देखो कैसे, आप एग्जांपल से समझो इसको। यही सोडियम की बात करते हैं अपन। ये मैंने यहाँ पे Na लिखा, रही आपके पास में Na+ है। देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो आपके पास में क्या लिखूंगा? सोडियम का 1s2, इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2 और ये आपके पास में 2p6 और ये आपके पास में 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें तो देखो आपके पास में बाह्यतम कोष है, वो कौन सा है? मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना? 3। तो बाह्यतम कोष कौन सा हुआ आपके पास में? m कोष हुआ। कौन सा कोष हुआ? m कोष। तो इसमें तो जो त्रिज्या होगी वो नाभिक से लेकर कौन से कोष तक है? तीसरे कोष के बीच की दूरी होगी। जबकि Na+ का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागा वो किससे? तीसरे कोष के s उपकोष से निकाला, बाह्यतम कोष यही है। तो यहां पे अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें अपन, सॉरी, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपके पास में भाई? वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 1s2 2s2 और ये आपके पास में 2p6। तो इसमें अब बाह्यतम कोष मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, ये भी 2 है, ये भी आपके पास में 2। तो ये कौन सा कोष हुआ आपके पास में? L कोष हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः धनायन बनने पर पूरा का पूरा बाह्यतम कोष ही क्या हो जाता है आपके पास में? लुप्त हो जाता है। तो Na+ आयन की तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? नाभिक से लेकर दूसरे कोष तक के बीच की दूरी होगी। और इसमें जो सोडियम अगर अपन बोलते हैं उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो नाभिक से लेकर कौन से कोष तक होगी? तीसरे कोष तक। तो इसलिए धनायन परमाणु का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। तो दो रीजन हो गए, एक तो धनायन परमाणु में नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है और दूसरा रीजन ये हो गया कि धनायन परमाणु बनने पर सामान्यतः बाह्यतम कोष क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब देखो धनायन परमाणु की त्रिज्या के अगर अपन को क्रम के क्वेश्चन करने हो, जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो यहां देखो आप, अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको सिंपल सा देखो, ये धनायन परमाणु की
त्रिज्या या आकार की बात करें, धनायन परमाणु की त्रिज्या या मैं क्या बोलूँ आपके पास में आकार, तो धनायन परमाणु की त्रिज्या या आकार होता वो धनावेश के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के। यानी जितना ज्यादा धनावेश होगा अपन बोलेंगे उसमें प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, Na प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ये एल्यूमिनियम 3 प्लस है और ये सिलिकॉन 4 प्लस है। इनकी त्रिज्या की बात करें या इनके आकार की बात करें कि कौन सा बड़ा होगा या किसका आकार छोटा होगा, तो देखो सोडियम के अंदर अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, परमाणु क्रमांक 11 है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12, परमाणु क्रमांक 12। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 13 हो जाएगी, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 14 हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, अगर सिलिकॉन उदासीन होता तो अगर 14 प्रोटॉन होता तो 14 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन +4 में है ना ये, तो +4 में तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बची, 10। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, वैसे 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने हो गए, 10। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितनी होगी, मैग्नीशियम 2 प्लस में 10 होगी, और सोडियम प्लस में भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सब में समान है, यानी ये सम इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है आपके पास में। लेकिन अपन ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपके पास में धनावेश सिलिकॉन 4 प्लस में, इसमें प्रोटोनों की संख्या 14 जबकि इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 10 ही है। तो यहाँ प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। तो अपन बोलते हैं सबसे ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल का मान किसमें होगा, आपके पास में सिलिकॉन 4 प्लस में होगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सिंपल सी ये जो ट्रिक लिखा रखी है, धनायन परमाणु की त्रिज्या या जो आकार होता है वो धनावेश के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जितना ज्यादा धनावेश होगा धनायन परमाणु की त्रिज्या या आकार उतना ही क्या होगा, छोटा। तो सबसे ज्यादा धनावेश सिलिकॉन पे तो इसका आकार सबसे छोटा होगा, और सबसे कम किस पे है, सोडियम पे, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो ये आपके पास में धनायन परमाणु की त्रिज्या या आकार का कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यानी कौन सा क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम। तो ये एक क्वेश्चन तो यहां से ये पूछते हैं इसके लिए धनायन परमाणु की त्रिज्या से। अब आती है दूसरी आपके पास में ऋणायन परमाणु की त्रिज्या। अब ऋणायन परमाणु की त्रिज्या के लिए देखो ये बोलते हैं अपन ऋणायन परमाणु की त्रिज्या, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये फ्लोरीन और आपके पास में फ्लोरीन माइनस, यानी फ्लोरीन परमाणु उदासीन है, इसने अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में चला जाएगा, आपके पास में फ्लोरीन माइनस में, यानी फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो अपन बोलते हैं कि ऋणायन परमाणु की त्रिज्या हमेशा मूल परमाणु या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका रीजन क्या होता है कि देखो अगर उदासीन अगर फ्लोरीन परमाणु की बात करें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 9, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 9 ही होगी, क्योंकि क्या ये उदासीन है। जबकि ऋणायन फ्लोरीन परमाणु की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या तो 9 है, लेकिन माइनस का चार्ज 1 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। तो उदासीन में तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लगा रहे, यहाँ पे 9 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों पर लगा रहे, 10 इलेक्ट्रॉनों पर। तो अपन बोलते हैं ऋणायन परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, अधिक है। इसलिए ऋणायन परमाणु का आकार हमेशा अपने मूल परमाणु या उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्योंकि सिंपल सा ये लिखा हुआ पूरा, ऋणायन परमाणु की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि ऋणायन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। अतः ऋणायन परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है, मूल परमाणु की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसलिए ऋणायन परमाणु का आकार उदासीन परमाणु से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां पे भी देखो अपन एक एग्जाम्पल की बात करें आपको देखो ऋणायन परमाणु की त्रिज्या या क्रम के अगर क्वेश्चन करने हो तो आपको क्या करना है, ऋणायन परमाणु की त्रिज्या या आकार, ऋणायन परमाणु की त्रिज्या या अपन आकार की बात करें, त्रिज्या या मैं क्या लिखूं, आकार, ये ऋणावेश के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा अपन बोलेंगे ऋणायन परमाणु की त्रिज्या उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो लिखा मैंने देखो कार्बन 4 माइनस लिखा आपके पास में, ये नाइट्रोजन आपके पास में 3 माइनस, नाइट्राइड आयन है, ये आपके पास में ऑक्साइड है, और ये आपके पास में फ्लोराइड है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखें तो कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो प्रोटॉन की संख्या 8 हो गई, इसका परमाणु क्रमांक 9, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 9।
लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो देखो इसने माइनस का 4 है कार्बन के ऊपर, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। तो अगर उदासीन होता तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होती 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 10। नाइट्राइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऑक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और फ्लोराइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 10 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान है, तो सब इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज हो गई। लेकिन अपन ने ये बात की जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा उतनी क्या होगी ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से जितनी ज्यादा होगी अपन बोलेंगे नाभिकीय आकर्षण बल का मान उतना ही क्या होगा कम होगा। तो सिंपल सा अपन यूं लिख देते हैं कि ऋणायन परमाणु की त्रिज्या या ऋणायन परमाणु का आकार अगर आपको देखना तो ऋणावेश के क्या करना पड़ेगा समानुपाती। जितना ज्यादा ऋणावेश होगा ऋणायन परमाणु की त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा ऋणावेश किसके ऊपर है कार्बन 4- के ऊपर, और सबसे कम किसके ऊपर फ्लोराइड के ऊपर। तो ये आपके पास में ऋणायन परमाणु की त्रिज्या या आकार का कौन सा ऑर्डर हो गया आपके पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम हो गया। तो ये दो धनायन परमाणु की त्रिज्या और ऋणायन परमाणु की त्रिज्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके क्रम के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखना आराम से। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो चलो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए परमाणु आकार का क्रम के क्वेश्चन कैसे करता है। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हो आपके पास में, क्या दे रखी हो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन बोलते हैं सबसे बड़ा आकार तो आपको किसका करना है ऋणायन परमाणु का। ऋणायन परमाणु के बाद में आपको छोटा आकार किसका करना है उदासीन परमाणु का, और उदासीन परमाणु से छोटा आकार किसका करना है आपको धनायन परमाणु का। तो ये आपके पास में परमाणु आकार का बढ़ता हुआ क्रम है। तो एक यहाँ पे ये क्वेश्चन ही है, जैसे निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को, ये स्पीसीज है, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, ये एग्जाम्पल में उसी की बात करता हूँ, तो जेट में आया हुआ, जेट 2018 में क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन जेट 2018 में क्या आया था, यहाँ पे लिखा मैंने ये सल्फर 2- है, ये मैंने लिखा यहाँ पे K+ है, ये आपके पास में सॉरी ये कैल्शियम 2+। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये क्या है कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ के बाद में मैंने ये आपके पास में फोस्फाइड लिख देते हैं, और यहाँ पे अपन किसकी बात कर लेते हैं आर्गन की बात कर लेते हैं। देखो सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में 16, इसका परमाणु क्रमांक कितना 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना 20, फोस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना 15, और आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18। अब आपको पता है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उदासीन होता तो इसने चार्ज कितना है इसके ऊपर -2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपके पास में 18। यहाँ पे अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कितना 19, लेकिन चार्ज प्लस का है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बची 18 बची। कैल्शियम की बात करें अपन परमाणु क्रमांक कितना 20, लेकिन चार्ज कितना प्लस का 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बची 18। फोस्फोरस की बात करें परमाणु क्रमांक कितना 15, लेकिन चार्ज कितना -3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बची 18। और ये तो उदासीन है, तो इसमें अगर परमाणु क्रमांक 18 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे कितनी होगी आपके पास में 18 होगी। तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो सबसे बड़ा आकार किसका करना आपको ऋणायन परमाणु का, उससे छोटा किसका करना आपको उदासीन का, सबसे छोटा किसका करना धनायन का। अब ऋणायन परमाणु की बात करते हैं तो ऋणायन परमाणु भी आपके पास में दो, एक आपके पास में सल्फाइड दे रखा है, एक आपके पास में फोस्फाइड दे रखा है। अब दो दे रखे हैं आपके पास में, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो अभी तो अपन ने ऋणायन परमाणु त्रिज्या पढ़ी है। ऋणायन परमाणु की त्रिज्या में अपन ने बोला जितना ज्यादा ऋणावेश होगा ऋणायन परमाणु का आकार या त्रिज्या उतनी क्या होगी बड़ी। तो यहाँ पे सल्फाइड और फोस्फाइड में बताओ ज्यादा ऋणावेश किसके ऊपर है फोस्फाइड के ऊपर, फोस्फोरस के ऊपर -3 है, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा किसका होगा आपके पास में सल्फाइड का, यानी सल्फर 2- का। तो ऋणायन परमाणु की त्रिज्या अपन ने सबसे बड़ी लिखी है। अब इससे छोटी किसकी होगी उदासीन की, तो उदासीन में कौन है आपके पास में आर्गन है। और इससे छोटी किसकी होगी धनायन की। अब धनायन में भी आपके पास में दो है, एक पोटेशियम K+ और आपके पास में एक कैल्शियम है 2+ है। तो धनायन परमाणु की त्रिज्या में अभी अपन ने बात की कि जितना ज्यादा धनावेश होता है धनायन परमाणु की त्रिज्या उतनी ही छोटी होती है। तो दोनों समय इलेक्ट्रॉनिक है, तो ज्यादा धनावेश किसके ऊपर है कैल्शियम के ऊपर, तो इसका आकार छोटा होगा, और K+ का आकार आपके पास में पोटेशियम प्लस का आकार क्या होगा बड़ा। तो आर्गन से आपके पास में अब छोटा आकार किसका आएगा K+ का, सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा आपके पास में कैल्शियम है 2+ का। तो ये धनायन परमाणु की ये सॉरी इन आपके पास में जो आयनिक स्पीसीज है इनकी त्रिज्या का कौन सा क्रम हो गया आपके पास में बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो ये जेड 2018 में क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको एक उदासीन परमाणु दे, एक ऋणावेशित परमाणु दे, एक आपके पास में धनायन परमाणु दे, तो सबसे बड़ा आकार आपको किसका करना है ऋणायन परमाणु का, उससे छोटा किसका करना है आपको उदासीन का, और सबसे छोटा किसका करना है धनायन का।
अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं गुणों में आवर्तिता। तत्वों के वे गुण जो परमाणु क्रमांक के साथ में परिवर्तित होते हैं, कौन से गुण कहलाते हैं आपके पास में? आवर्ती गुण कहलाते हैं। अब आवर्ती गुण कौन कौन से आपके पास में? सबसे पहला तो अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या या किसकी? आकार की। परमाणु त्रिज्या या आकार की अपन बात करते हैं तो तत्वों के गुणों में आवर्तिता पढ़ रहे हैं अपन भाई। इस जो तत्व का ये गुण है परमाणु त्रिज्या या आकार, ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कैसे परिवर्तित होगा? तो परमाणु त्रिज्या या आकार के लिए अपन बात करें तो अपन बोलते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या त्रिज्या क्या होती है आपके पास में? घटती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव होगे तो परमाणु त्रिज्या या आकार क्या होगा? घटेगी। क्योंकि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जुड़ता है, अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष क्या रहता है? स्थिर रहता है। और कोष को कौन रिप्रेजेंट करता है आपके पास में? कोष को अगर अपन बात करें मुख्य क्वांटम संख्या, और आवर्तों की संख्या को भी कौन करती है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाऊंगा तो आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भरे जाएंगे? केवल दूसरे कोष में भरे जाएंगे। तो इसका मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष स्थिर रहता है, जबकि अपन बोलते हैं नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ता है, जिससे अपन बोलते हैं आकार क्या हो जाता है आपके पास में? घटता है। फिर लिखा हुआ देखो यहाँ पे, एक आवर्त में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? अक्रिय गैस का होता है। किसका होता है? अक्रिय गैस का। एक आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का होता है, क्योंकि इनकी कौन सी त्रिज्या ज्ञात की जाती है? वांडरवाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है। एक आवर्त में सबसे छोटा आकार किसका होता है? हेलोजनों का होता है। देखो ये तो लैंग्वेज आप पढ़ लेना आराम से, मैं इसको सही ढंग से एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखो देखो एक्सप्लेन, देखो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे मैंने ये दूसरे आवर्त की बात की, जैसे लिथियम आपके पास में, लिथियम के बाद में सेकंड आवर्त की बात करें बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में कौन आएगा? बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा? फ्लोरीन, और उसके बाद में कौन आएगा? नियोन। देखो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं आउटर सेल की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपके पास में? 2s1 होता है। आउटर सेल की बात कर रहा हूं मैं। इसका कितना हो जाएगा आपके पास में? 2s2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2s2 2p1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2s2 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2s2 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर सेल की कितनी हो जाएगी? 2s2 2p4 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं फ्लोरीन की, तो कितना हो जाएगा? 2s2 2p5 हो जाएगा। और नियोन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2s2 2p6 हो जाएगा। तो आप ये बताओ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आने वाला इलेक्ट्रॉन केवल उसी कोष में भरा जा रहा है। देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान आपको पता है, ये सेकंड आवर्त है आपके पास में, सेकंड आवर्त है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन केवल कौन से कोष में भरा जाएगा? इसका मतलब आवर्तों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है? मुख्य क्वांटम संख्या। यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन केवल कौन से कोष में भरे जाएंगे? दूसरे कोष में। ये देखो यहाँ पे दूसरे कोष के एस उप कोष में भरा जा रहा है, यहाँ पे भी एस उप कोष में भरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पी में, यहाँ पे पी में, बाकी सब में आने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के किस में भरे जा रहे हैं? पी उप कोष में भरे जा रहे हैं। लेकिन बात ये करते हैं, कोष तो दूसरे में भरे जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कौन से में भरे जा रहे हैं? दूसरे कोष में। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इसका मतलब कोष तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है कि अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले इलेक्ट्रॉन में दूसरे कोष में भर रहा हूं, फिर तीसरे कोष में भर रहा हूं। तो कोष तो क्या होता है? स्थिर होता है, यानी जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोष में नहीं जुड़ता, उसी कोष में जुड़ता है। लेकिन अपन दूसरी बात बोलते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपके पास में नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। देखो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 4 है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 5 हो गई। ये प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 8, प्रोटॉनों की संख्या 9, प्रोटॉनों की संख्या 10। तो अपन बोलते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष तो स्थिर होता है, लेकिन नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर अपन बोलते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपके पास में लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव होते हैं, तो अपन बोलते हैं जो एटॉमिक साइज है ना आपके पास में, एटॉमिक साइज, वो आपके पास में क्या होती है? डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। लेकिन एक स्टेटमेंट अभी अपन ने बोला कि एक आवर्त में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? अक्रिय गैसों का होता है। तो अक्रिय गैसों का आकार बड़ा करने के पीछे अपन ने बोल दिया इनकी कौन सी त्रिज्या ज्ञात की जाती है? वांडरवाल त्रिज्या होती है। इसलिए सबसे बड़ा आकार अपन किसका मानते हैं? अक्रिय गैसों का। इसका मतलब आकार कहां तक घटता है? एक आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक, यहां तक तो आपके पास में जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है? आपके पास में डिक्रीज होती है। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहिए अपन परमाणु आकार या त्रिज्या का, तो सबसे बड़ा परमाणु का आकार किसका होगा आपके पास में? नियोन का। नियोन से छोटा, अब आप बोल रहे हो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक तो आकार क्या होता है? घटता है। तो नियोन से छोटा किसका होगा आपके पास में? लिथियम का होगा। लिथियम से छोटा किसका होगा आपके पास में? बेरिलियम का। बेरिलियम से छोटा किसका होगा? बोरोन का। बोरोन से छोटा कार्बन का। कार्बन से छोटा नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? फ्लोरीन। तो एक आवर्त में सबसे छोटा आकार किसका होता है? हेलोजनों का होता है। तो सेकंड आवर्त में सबसे छोटा आकार किसका हुआ? फ्लोरीन का।
अब अगर मैं पहले आवर्त की बात करूं तो पहले आवर्त में तो हाइड्रोजन और कौन है आपके पास में, हीलियम। तो अक्रिय गैस का तो आकार बड़ा होगा ही हाइड्रोजन से, तो सबसे छोटा आकार तो किसका हो गया आपके पास में, हाइड्रोजन का, क्योंकि ये पहले आवर्त का है। कौन से आवर्त का है, पहले आवर्त का। तो जितने भी अपने पास में एलिमेंट्स है, अगर उनकी सबकी परमाणु त्रिज्या देखे तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा हो गया आपके पास में, हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार अगर अपन थर्ड आवर्त के तत्वों की बात करें, जैसे ये सोडियम आपके पास में, सोडियम के बाद में मैं बोलूं यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, ये थर्ड आवर्त के तत्वों की बात करें। मैग्नीशियम के बाद में आपके पास में कौन आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आर्गन। तो अपना जो कॉमन स्टेटमेंट कहते हैं कि अपन के पास में सोडियम से लेके आपके पास में हेलोजन तक, तो आपके पास में यानी क्षारीय धातु से लेके और हेलोजन तक तो आपके पास में जो एटॉमिक साइज होगी वो क्या होगी आपके पास में, एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एक आवर्त में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, अक्रिय गैसों का। तो यहां पे अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, आर्गन का। आर्गन से अब छोटा किसका होगा आपके पास में, सोडियम का, क्योंकि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक तो आकार क्या होता है, घटता है। सोडियम से छोटा किसका हो जाएगा आपके पास में, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से छोटा किसका होगा, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से छोटा किसका हो जाएगा आपके पास में, सिलिकॉन का, सिलिकॉन से छोटा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से छोटा सल्फर का, और सल्फर से छोटा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो ये देखो तीसरे आवर्त में भी सबसे छोटा आकार किसका होता है, हेलोजनों का, और सबसे बड़ा आकार किसका होता है, अक्रिय गैसों का होता है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्यों घटता है, क्योंकि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोष में नहीं जुड़ता। जेड में क्वेश्चन आया हुआ सीधा सीधा, लेकिन ये वर्ग के लिए पूछा था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्यों बढ़ता है। ये जेट 2019 में क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे आवर्त की बात करें आपको और ये पूछ लेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्यों घटता है, तो सिंपल सा रीजन वहां पे अगर क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जुड़ता, नए कोष में नहीं जुड़ता। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो इसके बाद में अपन आवर्त की बात हो गई, तो आवर्त में तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, और आपको ये जो पीरियोडोसिटी देखनी है वो केवल कौन से की, दूसरे और तीसरे आवर्त की। एक तो दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्व आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद होना चाहिए। फोस्फोरस बोलते दिमाग में आना चाहिए, कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। अगर मैं ऑक्सीजन बोले कौन से आवर्त का, दूसरे आवर्त का। अब अपन बात करते हैं किसकी, वर्ग की। देखो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोष में जुड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं, ये लिथियम है, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, रुबेडियम, और ये आपके पास में सीजियम है। तो देखो ये दूसरे आवर्त का तत्व है, ये तीसरे आवर्त का है, ये चौथे आवर्त का है, ये पांचवें आवर्त का है, ये कौन से आवर्त का है, छठे आवर्त का। इनके आउटर सेल का आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। तो लिथियम दूसरे आवर्त का, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आवर्तों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो बताओ 2s1 हो जाएगा। ये तीसरे आवर्त का है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s1। ये चौथे आवर्त का है तो क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। ये पांचवें आवर्त का है तो क्या हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। और ये छठे आवर्त का है तो क्या हो जाएगा, 6s1। तो बताओ जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लिथियम से सोडियम की ओर जा रहा हूं तो लिथियम में तो आने वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जुड़ रहा है, और लिथियम से सोडियम की ओर आ रहा हूं तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जुड़ रहा है, तीसरे में। और सोडियम से पोटेशियम की ओर जाऊंगा तो बताओ जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जुड़ रहा है, चौथे कोष में जुड़ रहा है। कौन से कोष में, चौथे। तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोष में जुड़ता है, जबकि नाभिकीय आवेश की अपेक्षा कोष अधिक बढ़ने के कारण अपन बोलते हैं नाभिकीय आवेश इतना नहीं बढ़ता जितने कोष बढ़ते हैं। इसलिए अपन बोल देते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या या आकार क्या होता है आपके पास में, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो बताओ अगर अपन एक वर्ग का अगर अपन ऑर्डर लिखना चाहे तो लिथियम से बड़ी त्रिज्या या परमाणु आकार किसका होगा, सोडियम का। सोडियम से बड़ा किसका होगा आपके पास में, पोटेशियम का। पोटेशियम से बड़ा किसका होगा, रुबेडियम का। रुबेडियम से बड़ा किसका होगा आपके पास में, सीजियम का होगा। किसका होगा, सीजियम का। इसके अलावा देखो वर्गों में एक और है, देखो दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे वर्ग में तो छठे और सातवें आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। ये तो लेंथेनोइड संकुचन के कारण। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको यूं याद करना। देखो मैं यहाँ पे ये तो आपको, इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो आप समझने की कोशिश करना। देखो देखो अपन बात करते हैं, ये आपके पास में पहला वर्ग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम से लिख देता हूँ। लिथियम है, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम आएगा, फिर रुबेडियम आएगा, फिर आपके पास में सीजियम आता है, सीजियम के बाद में कौन आता है, फ्रांशियम। सेकंड वर्ग की बात करें तो यहाँ कौन आएगा आपके पास में, बेरिलियम होगा। यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम होगा, ये आपके पास में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम के बाद में बेरियम, और बेरियम के बाद में कौन होगा, रेडियम होगा।
इसके बाद में अपन तीसरे आवर्त की बात करें, तीसरे आवर्त में अपन बोलते हैं कि कौन स्टार्ट हो जाती है आपके पास में, वो तीसरे वर्ग की अगर अपन बात करें तो तीसरे वर्ग में कौन स्टार्ट हो जाते हैं, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु कौन से आवर्त में स्थित होते हैं, चौथे में। तो ये चौथा आवर्त आपके पास में, तो यहां से स्टार्ट होंगे तो ये आपके पास में स्केडियम आएगा, स्केडियम के बाद में टाइटेनियम आएगा, टाइटेनियम के बाद में ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम आएगा, फिर आपके पास में क्रोमियम आएगा, मैग्नीज आएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आएगा। यहाँ पे स्केडियम के नीचे आपके पास में कौन होता है, इट्रियम होता है, इसके नीचे लेंथेनम होता है, कौन होता है, लेंथेनम, और लेंथेनम के नीचे आपके पास में एक्टिनियम होता है, ऐसे। यहाँ पे टाइटेनियम के नीचे आपके पास में जर्कोनियम होता है, जर्कोनियम के नीचे आपके पास में कौन स्थित होता है, हापेनियम, और हापेनियम के नीचे आपके पास में कौन होता है, रदरफोर्डियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 104 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 72 होता है। इधर अपन बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपके पास में 89 है, इसका परमाणु क्रमांक आपके पास में लेंथेनम का कितना होगा आपके पास में 57, और यहाँ पे बेरियम का आपको पता है ये 56 हो जाएगा, और इसका 55 है। अब देखो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि ये आपके पास में कौन सा आवर्त हो गया, आपके पास में मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 2, दूसरा आवर्त है, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3, तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है आपके पास में, ये पांचवा आवर्त है, और ये आपके पास में छठा आवर्त है, और ये कौन सा आवर्त है आपके पास में, सातवां आवर्त है। अपन बोलते हैं छठे आवर्त में, देखो यहाँ पे अगर अपन लेंथेनम और हापेनियम के बीच की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना 57 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना 72, तो बीच में यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है, जो 14 तत्व है, वो 14 तत्व लेंथेनोइड श्रेणी के होते हैं, यानी सीरियम से लेके आपके पास में सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 58, और कहां तक होता है, ये ल्यूटेशियम तक होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 71। इसी प्रकार यहाँ पे एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में इसका परमाणु क्रमांक 89 और इसका कितना 104 है, तो बीच में यहाँ पे 14 तत्व होते हैं, ये एक्टिनोइड श्रेणी के होते हैं, जो कहां से स्टार्ट होती है, थोरियम से। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 90, और कहां तक होता है, लोरेंशियम तक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 103। तो अपन ये बोलते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग को छोड़ दे, इसके बाद में अपन बोलते हैं कि बीच में अगर अपन बोलते हैं छठे आवर्त में आपके पास में लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व है, तो लेंथेनोइड श्रेणी में आने वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास में 4f में भरे जाते हैं, किसमें भरे जाते हैं, 4f में, एक से लेके कहां तक है 14 इलेक्ट्रॉन। अपन बोलते हैं कि जो f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का जो शेल्डिंग इफेक्ट होता है ना, परिरक्षण प्रभाव, ये परिरक्षण प्रभाव नगण्य के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नगण्य के बराबर। तो अपन ये बोलते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं, f उपकोष में भरे जाते हैं, f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, नगण्य। लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन अगर f उपकोष में भरे गए तो 14 प्रोटॉनों की संख्या भी नाभिक के अंदर बढ़ी, तो बढ़ी हुई नाभिक की संख्या क्या करती है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी रूप से उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे आकार क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये लेंथेनोइड के अंदर 4f श्रेणी में 14 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण अपन बोलते हैं कि अगर पहले, दूसरे, तीसरे, तो इसमें तो जो लेंथेनोइड संकुचन लगेगा वो कहां पे लगेगा, इसके बाद में लगा, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग। तो तीसरे वर्ग के बाद में आपके पास में लेंथेनोइड श्रेणी स्टार्ट हो रही है, तो अपन बोलते हैं इनमें तो जो लेंथेनोइड इफेक्ट लगता है वो छठे और सातवें आवर्त के तत्वों में लगता है। बाकी प्रत्येक वर्ग में जो मैंने लिखा है कि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में तो छठे और सातवें आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है, किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। बाकी अन्य वर्गों में चौथे वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग में पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होगा, किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये आपके पास में कौन है, बिस्मिथ। ये दूसरे आवर्त का है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, ये तीसरे आवर्त का, चौथे आवर्त का, पांचवें आवर्त का, छठे आवर्त का। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये आपको पता 15वें वर्ग का है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये पांचवें आवर्त और छठे आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होगा। ये किसके कारण होगा, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। किसके कारण है, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। तो सिंपल सी इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, चौथे वर्ग से लेके 18वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग में पांचवें आवर्त और छठे आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है, किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। जबकि पहले वर्ग, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग में कौन से आवर्त के तत्वों के, छठे और सातवें आवर्त, क्योंकि लेंथेनोइड संकुचन तीसरे वर्ग के बाद में लगा, लेंथेनोइड श्रेणी में बाद में भरे गए हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कौन से छठे और सातवें आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है, किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। तो वर्ग के अंदर बात होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, और जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसके अलावा अगर अपन और बात करें, जैसे एक आपको एग्जांपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोरोन फैमिली वाला, देखो बोरोन है, बोरोन के बाद में आपके पास में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आपके पास में गैलियम आता है, गैलियम के बाद में
इंडियम आता है, इसके बाद में थेलियम आता है। देखो अपन बोलते हैं कि अप टू डाउन जाने पर अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, एक वर्ग के, और कौन से वर्ग के हैं ये आपके पास में, 13वें वर्ग के, ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। बोरोन से बड़ा आकार किसका होगा, एल्यूमिनियम का। लेकिन यहां बोलते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग बराबर होता है। इसका रीजन बोल देते हैं अपन संक्रमण संकुचन के कारण। किसके कारण है, संक्रमण संकुचन के कारण, संक्रमण संकुचन के कारण। फिर गैलियम से इंडियम की ओर जाओगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताओ ये तो कौन से आवर्त का हो गया, 5वें आवर्त का, ये कौन से आवर्त का हो गया, 6ठे आवर्त का। तो प्रत्येक वर्ग में पहले दूसरे तीसरे को छोड़कर बाकी सब वर्गों में 5वें आवर्त और 6ठे आवर्त के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। ये किसके कारण है, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। किसके कारण है, लेंथेनोइड संकुचन के कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। अब देखो बात यह है कि ये संक्रमण संकुचन क्या होता है। देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 13, और गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, 31। इसका मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में यहां पे जो 10 तत्व है आपके पास में, स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 21, और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, 30। तो 10 तत्व किसके भरे गए आपके पास में, डी ब्लॉक के। यानी यहां पे अगर अपन बात करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे गए, किसमें भरे गए, डी उपकोष में। अब अपन बोलते हैं ये डी उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका भी परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है आपके पास में, कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम। तो डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इन 10 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण अपन बोलते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर आकार क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए। वो आकार न बढ़कर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसको अपन बोल देते हैं संक्रमण संकुचन के कारण, क्योंकि बीच में एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10 तत्व कौन के आ रहे हैं, संक्रमण तत्वों के आ रहे हैं। तो एक रीजन ये याद रखना आप बोरोन फैमिली के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट एक ये देखो परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा है। अभी अभी अपन ने बार बार बोल रहे थे परिरक्षण प्रभाव, जिसको आवरण प्रभाव भी अपन बोल देते हैं, सेल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाद में ये मान लो पहला कोष है आपके पास में, एन बराबर के कोष है, ये आपके पास में एल कोष है। तो अपन बोलते हैं अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। कौन सा प्रभाव बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि उपांत्य कोष यानी अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। तो अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे नाभिक परमाणु का आकार क्या हो जाएगा आपके पास में, बढ़ जाएगा। तो उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे जिससे कौन सा प्रभाव बोलते हैं अपन, परिरक्षण प्रभाव। एक ये याद रखना परिरक्षण प्रभाव का आपके पास में, ये सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव आपके पास में एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का होता है, इससे कम पी का होता है, इससे कम डी का होता है, और सबसे कम किसका होता है आपके पास में, एफ का। एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का या एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का तो परिरक्षण प्रभाव किसके बराबर मानते हैं अपन, नगण्य के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं, नगण्य के बराबर। बाकी ये बोरोन और एल्यूमिनियम वाला ये रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना आराम से एक बार। ये तो यहाँ पे ये रीजन है, ये तो किसके कारण है, यहाँ पे लेंथेनोइड संकुचन के कारण। किसके कारण है, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब आ गई आपके पास में आयनन एंथैल्पी, या आयनन विभव भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अपन बात है। देखो आयनन एंथैल्पी की अगर अपन बात करते हैं तो आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या देते हैं, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो ये कोई आइसोलेटेड आपके पास में एटम है, इसके बाह्यतम कोष में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या है, यहाँ पे आकर्षण बल है। क्या है यहाँ पे, आकर्षण। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है आपके पास में, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी की सिंपल सी डेफिनेशन होगी, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम हो गया, उष्माशोषी प्रक्रम है, या ऑक्सीकरण प्रक्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में परमाणु किसमें चला जाएगा, धन आयन में। फिर और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फिर धन आवेश का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप एग्जाम्पल में देखो, ये आपके पास में कोई M+ है, विलगित गैसीय परमाणु है, इससे अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में बाहर निकाला तो ये किस में चला जाएगा आपके पास में, M+ में। ये तो कहलाएगी आपके पास में फर्स्ट आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। फिर ये धन आवेश में चला गया, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालता हूं तो ये किस में चला जाएगा, M2+ में। ये कहलाएगी आपके पास में सेकंड आयनन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी, सेकंड आयनन एंथैल्पी।
फिर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन और अगर अपन बाहर निकालते हैं तो ये किस में चला जाएगा, M3+ में। ये क्या कहलाएगी, थर्ड आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। हमेशा अपन बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में उसी परमाणु में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो पहले वाली से ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में परमाणु किस में चला जाता है, धन आयन परमाणु। अगर मान लो उदासीन परमाणु का आकार इतना बड़ा है तो धन आयन परमाणु का आकार उससे क्या होगा, छोटा। तो अगर उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल का मान क्या है, कम होता है, आकार बड़ा है। और धनायन परमाणु में नाभिक के आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए क्रमागत आयनन एंथैल्पी का ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। अगर अपन बोलते हैं कि एक किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी। तो एक ही परमाणु के लिए क्रमागत आयनन एंथैल्पी का ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उससे ज्यादा ऊर्जा किसमें देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और फिर इससे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन। यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा मान किसका होगा, सेकंड का होगा, और सेकंड से ज्यादा थर्ड का होगा, और थर्ड से ज्यादा फोर्थ का होगा। अब अपन बात करते हैं आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारकों की अगर अपन बात करें तो देखो कारक कौन कौन से। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले परमाणु आकार। ये तो पता ही, अगर परमाणु का आकार जैसे बड़ा है ये परमाणु, और ये आपके पास में परमाणु छोटा है। बड़ा परमाणु होगा तो अपन बोलेंगे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा। तो नाभिक के आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम। तो अपन इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन बोलेंगे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो नाभिक के आकर्षण बल का मान इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होगा अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब परमाणु आकार जितना कम होगा अपन बोलेंगे आयनन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो परमाणु आकार के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आपके पास में कौन, आयनाइजेशन एंथैल्पी आई। दूसरा अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश आयनन एंथैल्पी के क्या होगा, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा अपन बोलेंगे आयनन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने के लिए स्लेटर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था। स्लेटर ने, किसने, स्लेटर ने। कौन सा फॉर्मूला दिया था, जेड इफेक्टिव। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने के लिए नाभिकीय आवेश में से अपन परिरक्षण स्थिरांक सिग्मा को निकालते हैं। यानी परिरक्षण प्रभाव के बाद में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो रियल में नाभिकीय आवेश लगता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला था जेड इफेक्टिव, जेड माइनस का, यहाँ पे जेड क्या है, नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश। और यहाँ पे सिग्मा क्या आपके पास में परिरक्षण स्थिरांक है, परिरक्षण स्थिरांक। इसके बाद में अपन तीसरी बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव पता है आपको, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो अपन बोल रहे हैं आयनन एंथैल्पी आपके पास में क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेदन क्षमता की। तो देखो भेदन क्षमता क्या होती है, उपकोशों की नाभिक से समीपस्थता क्या कहलाती है, भेदन क्षमता कहलाती है। आप फॉर एग्जाम्पल यूं समझो, ये आपके पास में जैसे नाभिक है, नाभिक के बाद में ये कौन सा कोष है आपके पास में, के कोष है, के बाद में एल है, एल के बाद में कौन सा कोष है, एम कोष है। अब आपको पता है एम कोष में कितने उपकोष होंगे, 3। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होता है एम कोष के लिए, 3। तो 3 उपकोष होंगे, कौन से होंगे, एस होगा आपके पास में, पी होगा, और आपके पास में कौन सा होगा, डी होगा। तो अपन ये बोलते हैं कि नाभिक के पास में सबसे पास में कौन सा उपकोष होगा, एस होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डी में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो नाभिक के आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन पे होगा, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन पे होगा। इससे कम किस पे होगा, पी पे होगा, और सबसे कम किस पे होगा आपके पास में, डी पे होगा। तो भेदन क्षमता का मतलब हो गया उपकोषों की नाभिक से समीपस्थता। सबसे पास में एक ही कोष के अगर उपकोषों की बात करें तो भेदन क्षमता का अगर एन का मान इक्वल हो तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की, और सबसे कम किसकी होती है आपके पास में, एफ की होती है। यानी एक ही कोष के उपकोषों में सबसे पास में नाभिक के कौन सा होता है, एस उपकोष, और सबसे दूर कौन सा होता है आपके पास में, एफ उपकोष होता है। तो एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, और एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। तो भेदन क्षमता का सिंपल सा मतलब हो गया उपकोषों की नाभिक से समीपस्थता। तो उपकोष से नाभिक से समीपस्थता का अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की, उससे कम पी की, उससे कम डी की, सबसे कम किसकी होती है, एफ की।
और यदि भेदन क्षमता यहाँ पे अपन बोल रहे हैं आयनन एंथैल्पी के क्या होगी, समानुपाती, यानी भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी, जो उपकोष नाभिक के जितना पास में होगा, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा उतनी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। यदि एन का मान भिन्न हो तो भेदन क्षमता क्या हो जाएगी आपके पास में, भेदन क्षमता आपके पास में कोष की संख्या की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3s और ये आपके पास में जैसे 2p, तो बताओ भेदन क्षमता तो ज्यादा किसकी होगी, 2p की, क्योंकि ये दूसरे कोष का है, ये कौन से कोष का है, तीसरे कोष का है। जब एक ही कोष के उपकोषों की बात करते हैं तब सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, एस की, सबसे कम किसकी होती है, एफ की। लेकिन अगर मान लो अलग अलग कोष के उपकोष है, तब आपको मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर देखना, मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना कम होगा भेदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं 3s और 2p में देखूं तो इसके लिए ये तीसरे कोष का एस उपकोष है, ये कौन से कोष का है, दूसरे कोष का, तो भेदन क्षमता ज्यादा किसकी होगी, 2p की होगी, किसकी होगी, 2p।